तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू टाइम मशीन स्पेशल आजादी के 75 साल। और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज शो में बात होगी उस अतीत की जिसकी वजह से है हमारा और आपका वर्तमान। आज हम बात करेंगे उस दौर की जिसकी वजह से हमारा आने वाला भविष्य कीर्तिमान है। तो टाइम मशीन स्पेशल में देखिए 1947 से लेकर अब तक की बेहतरीन अनकही और अनसुनी कहानियां। 15 अगस्त 1947 भारत विभाजित हो गया। कल तक एक, मगर उस दिन दो देशों में बंट गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच उस दिन कोई सीमा रेखा नहीं थी। बस इतना पता था कि कौन सा शहर किस मुल्क के खाते में गया। और जिस इंसान ने दोनों देशों को बांटा वो पहले कभी भारत आया ही नहीं था। भारत के दो टुकड़े करने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रैडक्लिफ नाम के शख्स को बुलाया गया। रैडक्लिफ ना तो पहले कभी भारत आए थे, ना उन्हें यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और लोगों की जानकारी थी। इस जीते जागते मुल्क को उन्होंने नक्शा खोलकर दो हिस्सों में बांटा। उन्हें ये तक पता नहीं था कि नक्शे पर पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ। नक्शे पर छुरी चलाने वाले उन्हीं रैडक्लिफ के नाम पर 17 अगस्त 1947 यानी आजादी मिलने के तीसरे दिन भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा या बॉर्डर का नाम रैडक्लिफ लाइन पड़ा। सीरियल रैडक्लिफ बंटवारे के बाद काफी विचलित रहे क्योंकि देश में हिंसा शुरू हो चुकी थी। वो तुरंत ही ब्रिटेन लौट गए और कभी वापस नहीं लौटे। 30 साल बाद 1977 में उनकी मौत हुई। भारत और जापान की दोस्ती को मजबूत करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इंदिरा को टोक्यो के यूनो चिड़ियाघर भेज दिया। जी हां, नेहरू जी ने इंदिरा को जापान के चिड़ियाघर में भेज दिया। लेकिन ये इंदिरा उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि बेबी हथनी थी। ये नेहरू की एलिफेंट डिप्लोमेसी थी और भारत ने जापान को हाथी का बच्चा तोहफे में दिया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। इंसानों के साथ बड़ी तादाद में जानवर भी मारे गए थे, जिनमें हाथियों की तादाद ज्यादा थी। हाथियों की घटती संख्या को देखते हुए जापान सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर मदद मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने 1 अक्टूबर 1949 को प्यारे से बेबी हाथी का गिफ्ट भेजा और खुद उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर इंदिरा रखा। मध्य प्रदेश के रीवा की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में छाया, जिसकी वजह बना व्हाइट टाइगर। भारत में पहला व्हाइट टाइगर 1991 में पाया गया। रीवा राजघराने के राजा मार्तंड को शिकार का बहुत शौक था। 1951 में जब राजा मार्तंड शिकार के लिए रीवा से लगभग 27 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर इलाके में गए तो उन्हें बाघ का एक छोटा सा बच्चा नजर आया। ये शावक बमुश्किल 9 महीने का रहा होगा। राजा मार्तंड ने बाघ के इस बच्चे पर अपनी बंदूक तान दी। वो गोली चलाने ही वाले थे कि फिर अचानक उनका मन बदल गया। उस नन्हे से जीव को देखने के बाद राजा मार्तंड ने उसे मारने की बजाय पालने का मन बना लिया और वो उसे अपने साथ राजभवन ले आए। ये बाघ रीवा राजघराने का हिस्सा बन गया और इसका नाम रखा गया मोहन। दरअसल मोहन कोई ऐसा वैसा बाघ नहीं था, ये दुनिया का पहला सफेद बाघ था, यानी व्हाइट टाइगर। 60 और 70 के दशक में मोहन की वजह से रीवा की रियासत सफेद बाघों की धरती कही जाने लगी। 19 साल में मोहन ने कई बाघिनों के साथ मिलकर 34 शावकों को जन्म दिया, जिसमें से 21 सफेद थे
मोहन के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने डाक टिकट भी जारी की। मोहन की शोहरत इस कदर थी कि लोगों की खास फरमाइश पर इसे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के टूर पर भी ले जाया गया। आजाद भारत से पहले ही सिनेमा का सफर शुरू हो गया था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पर्दे की कहानी भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्ट्रेस बनने वाली पहली मिस इंडिया कोई और नहीं बल्कि नूतन थी। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में काम करने वाली नूतन ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी और उन्होंने एक्ट्रेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को भी बदला। नूतन के करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म नल दमयंती से हुई। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और वो ये खिताब जीत गईं। इस टाइटल को पाने वाली वो पहली अभिनेत्री थीं। आजाद भारत में एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई कदम उठाए, जिसमें से कुछ में नेहरू की सराहना हुई और कुछ के दांव नेहरू पर उल्टे पड़ गए। इन्हीं में से एक था चीन के सैनिकों के लिए चावल भेजना। 1952 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमाने के लिए वहां अपने 1 लाख सैनिक भेज दिए और जब इन सैनिकों को खाद्य आपूर्ति की कमी होने लगी तो चीन के सचिव ने भारत से गुहार लगाई। उस वक्त नेहरू ने चीन के सैनिकों को चावल पहुंचाए, वो भी 1 साल नहीं बल्कि 3 साल तक, जिसका जिक्र सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू नामक सरकारी संकलन किताब में किया गया है। चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में ही चावल भेजा है। चीन की सेना को इस चावल की बहुत जरूरत है और हम उनको जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। नेहरू जिन चीनी सैनिकों को 1954 में चावल खिला रहे थे, वो चीनी सैनिक तिब्बत में मानवता का कत्ल कर रहे थे और इसी वजह से नेहरू के इस कार्य की कई लोगों ने आलोचना भी की थी। साल 1955 और तारीख थी 13 नवंबर। ये वो दिन था जब पूरा देश दिवाली के दियों से जगमगा रहा था। वहीं मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा भी था जो अंधकार के साए में डूबा हुआ था। हम बात कर रहे हैं जबलपुर शहर की। आपको जानकर हैरानी होगी, जबलपुर के लोगों ने 1955 में दिवाली नहीं मनाई थी। जानते हैं इसकी बड़ी वजह क्या थी? वो थी भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना देना। दरअसल जबलपुर के लोग चाहते थे कि उनके शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि भोपाल के मुकाबले जबलपुर ज्यादा सक्षम शहर था। जबकि दूसरी ओर ये कहा गया कि भोपाल को राजधानी बनाने से कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। भोपाल में अलगाववादी ताकतें कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि भोपाल नवाब भारत से अलग होकर पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे। इसके अलावा बड़ी इमारतों और मध्य प्रदेश के बीचों बीच होने का भी भोपाल को फायदा मिला। यही वजह है कि जबलपुर वासियों ने 1955 की वो दिवाली वाली रात अपने घरों और शहर को दियों से रोशन नहीं किया। संविधान की नींव रखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश में बदलाव की क्रांति लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन ये सवाल अक्सर उठता रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद मुस्लिम या ईसाई धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ही स्वीकार करने का निर्णय क्यों लिया? हिंदू धर्म छोड़ा ही क्यों? 1956 में अंबेडकर ने अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1950 के दशक में ही बाबा साहेब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए।
और बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका गए। फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1935 में ही बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन 20 साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। फिर भी एक सवाल ये था कि धर्म परिवर्तन करने में उन्होंने इतना लंबा वक्त क्यों लिया। दरअसल अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। इसी कारण उनके द्वारा अपनाए गए धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध एक मानव है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। आजाद हिंदुस्तान का पहला वित्तीय घोटाला 1958 में हुआ था, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके दामाद फिरोज गांधी के रिश्ते में दरार ला दी थी। 1958 में मुंदड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले को हरिदास मुंदड़ा नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया था, इसलिए ये मुंदड़ा घोटाले के नाम से जाना गया। ये देश का पहला वित्तीय घोटाला था जिसमें व्यापारी, अफसर और नेता की तिकड़ी शामिल थी। घोटाला सामने आने के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी किरकिरी हुई, क्योंकि इसे उजागर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके दामाद फिरोज गांधी थे। घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि नेहरू का इस घोटाले से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसकी वजह से नेहरू और फिरोज गांधी के रिश्तों में दरार आ गई। घोटाले में हुआ ये था कि हरिदास मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके LIC को अपनी संदिग्ध कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से LIC को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था। भारतीय वायुसेना देश की सशस्त्र सेना का अटूट अंग है, जिस पर वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का जिम्मा है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, लेकिन वायुसेना का लोगो 21 अप्रैल 1959 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लॉन्च किया था। वायुसेना के लोगो पर लिखा है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना, जिसे गीता से लिया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का शौक था और उनके इसी शौक से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बहुत मशहूर है। यूं तो पंडित नेहरू की सिगरेट पीते हुए कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू को सिगरेट की तलब इस हद तक थी कि उनके लिए विशेष विमान से सिगरेट मंगाई जाती थी। हुआ यूं कि 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचे। वहां उनको राजभवन में ठहराया गया। राजभवन में नेहरू के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। तभी तैयारियों में जुटे लोगों को पता चला कि नेहरू जिस 555 ब्रांड की सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट तो भोपाल में मिलती ही नहीं है। अब पंडित नेहरू की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उसी समय एक स्पेशल प्लेन को भोपाल से इंदौर भेजा गया, जहां 555 ब्रांड के सिगरेट पहले ही खरीद लिए गए थे। और जैसे ही विमान इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा, तुरंत नेहरू की पसंदीदा सिगरेट उसमें रखी गई और विमान वापस भोपाल लौट आया। कहा जाता है कि नेहरू के फेवरेट ब्रांड का सिगरेट लाने पर उस जमाने में 30,000 रुपए खर्च हुए थे। देश के पहले सैनिक स्कूल की शुरुआत 1961 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के तहत पहला स्कूल खोला गया था। 1961 में देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने भारतीय सेना में शामिल होने वाले को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना करवाई थी। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन का उद्देश्य था कि छात्र सैनिक स्कूल के जरिए एनडीए की प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकें और बुनियादी प्रशिक्षण भी हासिल कर सकें।
पहला सैनिक स्कूल 1962 में महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था। आंकड़ों के मुताबिक 1961 से 2021 तक देश में करीब 33 सैनिक स्कूल बन चुके हैं। सैनिक स्कूलों के स्थापना की प्रेरणा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे अब राष्ट्रीय सैन्य स्कूल या RMS कहा जाता है, से मिली थी। इन दोनों कॉलेजों ने भारत को कई सेना प्रमुख दिए हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी हिंदुस्तान पर कोई विपदा आई है, तब तब देश की जनता ने तन मन धन से सहयोग दिया है। जन सहयोग की सबसे बड़ी मिसाल दिखी 1962 में, जब चीन से युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आलम यह था कि उस दौरान देश की अधिकांश जनता को 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिल पाता था। भारत चीन युद्ध के दौरान देश के आर्थिक हालात बिगड़ते देख तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेना को संसाधन देने के लिए देशवासियों से आर्थिक सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री की अपील पर हर अमीर गरीब ने अपनी झोली खोल दी। कुछ ही दिनों में जनता की मदद से सरकारी खजाने में 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लोगों की ये देशभक्ति देखकर नेहरू भी हैरान रह गए थे। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल सेना के लिए हथियार और उपकरण मुहैया करवाने में किया गया। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो मशहूर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के बाद लिखा गया था। ये गाना भारत के सबसे मशहूर देशभक्ति गीतों में एक है। 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने इसे राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था, तब नेहरू की आंखें नम हो गई थीं। उस वक्त नेहरू ने कहा था कि हर सच्चा भारतीय इस गीत से प्रभावित होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को गाने से इनकार कर दिया था। तब आशा भोसले को इसे गाने के लिए बुलाया गया। जब आशा भोसले ने ये गीत सुना तो उन्होंने लता से कहा था कि वहीं इस गाने को बेहतर ढंग से गा सकती है। इस गाने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। इस गीत को लिखने वाले कवि प्रदीप ने बताया कि जब ये गाना मेरे दिमाग में आया था तब मैं बॉम्बे के माहिम बीच पर टहल रहा था। उस वक्त मेरे पास कोई कलम या कागज नहीं था, इसलिए मैंने वहां से गुजर रहे एक अजनबी शख्स से कलम मांगी और सिगरेट की डिब्बी के एल्यूमिनियम फॉइल पर इस गाने की पंक्तियां लिख ली थी। भारत के दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी जगह है जो 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात की चपेट में आकर वीरान हो गया था। 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत के बेहतरीन स्थलों में एक था। उस वक्त धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस भी थे। लेकिन 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात ने सब कुछ तबाह कर दिया। रामेश्वरम चक्रवात को भारत में आए सबसे खतरनाक चक्रवातों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1964 में आए चक्रवात की चपेट में आकर 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी पलटकर समुद्र में डूब गई थी। 1964 की तबाही के बाद ये जगह सुनसान हो गई। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी वो जगह है जहां श्री राम ने हनुमान को एक पुल बनाने का निर्देश दिया था ताकि वानर सेना रावण की लंका तक पहुंच सके। ऐसी मान्यता भी है कि लंका में रावण का वध करने के बाद विभीषण ने श्री राम से कहा था कि वो लंका तक जाने वाले सेतु को तोड़ दें, जिसके बाद श्री राम ने धनुष से सेतु के एक छोर को तोड़ दिया और तभी से इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया। 1964 के चक्रवात के बाद धनुषकोडी जाने वाले लोगों ने वहां कई असामान्य गतिविधियां महसूस की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें अपने आसपास किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो तमिलनाडु सरकार ने वहां लोगों के रहने पर पाबंदी लगा दी और साथ ही ये भी आदेश जारी किया कि दिन ढलने के बाद वहां कोई नहीं रुकेगा।
1965 में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो भारत हमलावरों के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। यह लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। अगर घुसपैठ जारी रही तो हमें लड़ाई को दूसरी तरफ ले जाना होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भारतीय सेना के हौसले बुलंद हो गए। भारतीय सेना का लक्ष्य उस चोटी पर कब्जा करना था जहां से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 से ठीक पहले भारत सेना ने पहली बार सीज फायर लाइन को पार कर पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की थी। पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद हाजी पीर दर्रे के पूरे इलाके को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान हाजी पीर दर्रे का इस्तेमाल लॉन्च पैड के रूप में करता था। मेजर RS दयाल के नेतृत्व में एक पैरा की टुकड़ियों ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाते हुए इस जगह पर तिरंगा फहराया था। टाइम मशीन स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद की घोषणा की। कदम ब कदम मिला आतंकवाद के